जो मेकओवर की बात की जा रही है, इस मेकओवर के पीछे कौन है? बराक ओबामा की एक कंसल्टेंट थी स्टेफनी कटर। तो उन्होंने बहुत ज्यादा बराक ओबामा के कैंपेन में हिस्सा लिया था। वो राहुल गांधी से बाकायदा उनकी विधिवत मुलाकात भी थी और उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि देखिए, एक तो पहली बात, आप पोलराइजिंग फैक्टर बनिए। तो एक तो उनकी जो इकोनॉमिक सोच है वो थोड़ी उसमें क्लैरिटी आई है और ये आपको दिखेगा हर चुनाव में जहां जहां कांग्रेस ने गारंटी दी है। जैसे अमर्त्य सेन ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा मतलब जो है वामपंथी या वामपंथी झुकाव बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है ये मणिपुर का मुद्दा तो उन्होंने जो उठाया वो ठीक किया, क्योंकि उसकी वजह से उसको जितना महत्व मिलना चाहिए था वो मिल पाया, अदरवाइज तो देश का ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा था। योगेंद्र जी का बहुत ज्यादा असर है राहुल गांधी पे। तो योगेंद्र जी की जो सोच है या जो वो दवा या मरहम बताते हैं या रास्ता बताते हैं, राहुल गांधी उसको मानते हैं। पर ये बात तो पक्की है कि भाई राहुल गांधी एक फैक्टर बन गए, अब उनको इग्नोर नहीं कर सकते। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास कार्यक्रम में साप्ताहिक सभा में आपका इस्तकबाल करता हूं। 15 अगस्त बीता है और 15 अगस्त को एक तकरीर की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले बरस मैं फिर से वापस आऊंगा और फिर तिरंगे के नीचे हिसाब दूंगा। उससे कुछ रोज पहले ही संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हुई और जो चर्चा हुई उसमें प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर जो कहा कि साहब 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी है और वो फेल हुई है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की जो लॉन्चिंग हुई है, खासतौर पर कहें तो भारत जोड़ो यात्रा से एक मेकओवर शुरू हुआ है, वो कितना कारगर हो सकता है और कितना अभी 9 महीने में साबित करना बाकी है। क्योंकि क्रेज होना अलग बात है और वोटर्स में उसको तब्दील करना एक अलग फर्क है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई जी हैं। सर, आपका खूब खूब स्वागत है। और हमारे साथ हमेशा की तरह और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मिलिंद खांडेकर हैं, आप तक चैनल्स के प्रमुख हैं। तो राशिद सर, आपसे ही शुरुआत करता हूं कि जो सवाल है वो यही है कि इस बार की लॉन्चिंग कितनी कारगर हो सकती है। खैर, इसको तो कई बार ये कहा जाता है कि साहब रिजल्ट आएंगे तब बात करते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिजल्ट तो आए हैं। धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। दरअसल राहुल गांधी की जो हम अगर उनकी लॉन्चिंग री लॉन्चिंग की बात करें तो उससे पहले हमें उनके व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनालिटी को समझना होगा। राहुल गांधी थोड़े से, उनका मिजाज थोड़ा सा अलग है। जो अगर हम नेहरू गांधी परिवार की बात करें तो वहां के ऊपर जो एक ग्रूमिंग, मतलब आदमी को, किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए या किसी एक राजनीतिक रोल के लिए बनाने का एक पूरा सिस्टम रहा है। ताना बाना उसका बुना जाता था और वो ताना बाना उस समय होता था जब नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्री होते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात बार बार होती है कि मनमोहन सिंह ने ये ऑफर दिया था राहुल गांधी को कि उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया दिया जाए, लेकिन फिर वो मंत्री बने नहीं आखिर तक। तो ये क्या मामला था? क्योंकि मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी भी पहले मंत्री बनी, फिर प्रधानमंत्री बनी। तो मंत्री बनने की क्या कहानी रही? राहुल गांधी मंत्री क्यों नहीं बने थे? जी मिलिंद जी, ये आपने बड़ा दिलचस्प और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो भी देखिए कोई राजनीति में नौसिखिया नहीं है, उनको सब समझ है। कांग्रेस के दरबार कल्चर को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। वो सोनिया गांधी की शायद मनोस्थिति भी समझते थे। तो 2-3 बार उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया और ऑफिशियली भी करा। मेरे ख्याल से राहुल गांधी बहुत समय तक कंफ्यूज रहे और उनको ये लगता रहा कि ये सब पद वगैरह की कोई महत्व नहीं है। उनको इस तरह उन्हें लगता था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए या दूसरे उनके साथी लोग छोड़ के गए, उनको हमेशा लगता था कि क्यों ये लोग, क्यों मुख्यमंत्री या मंत्री बनना चाह रहे हैं, क्या क्या करेगा, आप क्या कर लेंगे मंत्री बन के, देश की स्थिति तो उस तरीके से बदलती नहीं। तो सोच का बड़ा उन्हें और उनके साथी गणों को लगता था कि ये क्या बात कर रहे हैं, एक दार्शनिक बात कर रहे हैं या फजूल की बात कर रहे हैं। अब जब तक आदमी मंत्री नहीं बनेगा तब तक वो सार्वजनिक जीवन में अपना नाम कैसे वो करेगा, अपना काम कैसे करेगा, अपनी विजन कैसे करेगा। तो ये तमाम चीजें खटपट चल रही। मुझे लगता है राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें अपने आगे का रोड मैप नहीं पता था और उन्हें कोई ऐसा सलाहकार उनको नहीं मिला, कोई संजीदा किस्म का, जो उनको बताए कि आप ये ABCD ये आप काम करो। अक्खड़ मिजाजी कन्फ्रंटेशन, कांग्रेस को उन्होंने कभी, हमेशा कांग्रेस को ऐसा देखा कि इसको हमें सुधारना है, कभी उसमें अपनापन का भाव नहीं था जो संजय गांधी और राजीव गांधी में था। बात ये आती है कि 20 साल की राजनीति, यानी कि 2 दशक की राजनीति और सिर्फ 1 साल की राजनीति, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं तो पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं, कि क्या वो टर्निंग पॉइंट है उनके जीवन के लिए? जो मेकओवर की बात की जा रही है, इस मेकओवर के पीछे कौन है? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल एक सटीक जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से
राहुल गांधी को एक तरीके का होश आ गया है, उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। और उसी संदर्भ में उन्होंने एक ये भारत जोड़ो यात्रा की, जो उसको भी उनके सलाहकार मिले उनसे, तो उनको समझ में आ गया कि ये मेरा एक, जिसे हम कहते हैं ना ट्रू सेल्फ, ये मेरा एक सेल्फ है। मैं जो हूँ एक लीडर एट लार्ज रह के रहना चाहूंगा। मैं ऐसी बातें कहूंगा और ऐसी कहूंगा, संवाद कहूंगा जिसमें जोड़ घटाव ना हो, जिसमें कोई हम पॉलिटिकल कैलकुलेशन ना करें। और उस छवि से उनको फायदा हुआ। तो आप देखिए कि जो उन्होंने जो कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक जो यात्रा की, उस यात्रा में उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके की बातें वो कहते हैं, अब उन्हें सख्त से सख्त बात कहने में कोई झिझक नहीं होती, वो गलतियां कम कर रहे हैं। तो उनके एक पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आया। ये उनको एक रीलॉन्च किया, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है, मानसिक रूप से पद की लालसा छोड़ दी है। मिल जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बड़े वो सूफी संत हो गए, ले लेंगे वो, लेकिन उन्हें पता है कि कांग्रेस की जब तक 125 125 या उससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में अपने आप में, तब तक कांग्रेस का ये प्रधानमंत्री पद का या किसी भी तरह की दावेदारी फजूल है। और उससे उन्होंने अपने आप को एक मानसिक रूप से, जैसे मैं कह रहा हूँ, अलग कर लिया है। तो वो अब अपनी, मतलब ही इज प्लेइंग एज पर हिज पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट, जो उनकी दिल में आता है, मनमोहन जी टाइप के हो गए हैं। अब उनसे कोई चीज ये नहीं कराता कि आप ये करिए तो ये हो जाएगा, ये करिए तो ये हो जाएगा। तो ये उनके व्यक्तिगत जीवन में बड़ा बदलाव आया है। व्यक्तिगत रूप से तो बार बार जिक्र करते रहते हैं कि उनको 25-26 साल की उम्र पर ही यात्रा करनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। अब करी है, अब 53 ईयर्स के हो गए, लेकिन जिस तरीके से करी है उसमें क्रेज तो बना है। अब उसमें हम लगातार, हमने डाटा पर भी काफ़ी जिक्र किया है कि जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को लेकर जो लोगों की पसंद के रूप में उनकी जो रेटिंग है वो भी बढ़ी है, लेकिन वो उस मुकाबले नहीं है जो प्रधानमंत्री की है। लेकिन अभी तो ये माना जाए कि वो क्रेज तो बना है, लेकिन कितना जिताऊ हो सकता है वो? नहीं नहीं, देखिए बात यह है कि ट्विटर पे क्रेज बनना एक चीज़ है और चुनाव जीतना दूसरी चीज़ है। बहुत सही। तो मोदी जी ने जब 2014 में अपने आप को ट्विटर में या सोशल मीडिया में एक्टिव किया था, लेकिन वो बाकी जगह भी उसका वो सराउंड साउंड था। तो सिर्फ आप ट्विटर पर रह के आप नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी की बात तो माननी पड़ेगी कि वो भी सड़क में जा रहे हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। मुझे ये लगता है, जो राशि इस पर और रोशनी डाल सकते हैं, देखिए राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो क्लियर हुई है पिछले 1 साल में। क्लियर मैं इस तरह से कहूँगा कि वो हमेशा से एक तरह से अपने आप को लेफ्ट लीनिंग या गरीबों के साथ या वेलफेयर के साथ जोड़ते रहे हैं। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उड़ीसा में वो वहाँ पर चले गए थे आदिवासियों के साथ में कि भाई यहाँ पे प्लांट नहीं लगेगा। तो कैपिटलिज्म के खिलाफ या बड़े कॉरपोरेट्स के खिलाफ वो लड़ाई जब यूपीए की सरकार थी तब से उनकी लड़ते रहे थे। लेकिन ये पिछले मतलब ये राफेल के समय भी हमने देखा, जब उन्होंने अंबानी पर आरोप लगाया, अनिल अंबानी पर। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब उनका जो, जिसको बार बार गारंटी कहा जा रहा है कि भाई लोगों के खाते में पैसे दो, और यही बात रघुराम राजन ने भी कही थी बीच में, ये राजनीतिक रूप से भले ही सही है, आर्थिक रूप से मैं नहीं मानता कि ये सही रास्ता है, लेकिन जो वेलफेयर का रास्ता है, जो कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने लाई और कहा जाता है कि 2009 में उससे जीत हुई, तो एक तो उनकी जो इकोनॉमिक सोच है वो थोड़ी उसमें क्लैरिटी आई है। और ये आपको दिखेगा हर चुनाव में जहाँ जहाँ कांग्रेस ने गारंटी दी है, वो बेसिकली जिसको रेवड़ी कहा जाता है उसी की तरफ है। वो सही है गलत है मैं अभी वो नहीं जा रहा। तो एक तो उनकी इकोनॉमिक सोच जो मुझे लगता है कि पहले से भी वही थी, लेकिन उसको और एक आकार मिला है। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो मुख्य उनका मुकाबला था वो था कि भाई हिंदुत्व वर्सेस सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म अभी भी उस, मतलब ये इसके आधार पर आप चुनाव जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल है, इतना मतलब ये नैरेटिव पावरफुल है जो हिंदुत्व वाला है। तो राहुल गांधी ने, जिसको कहते हैं ना कि चुनावी हिंदू बनने की कोशिश की, मान लीजिए गुजरात में उनको मंदिर मंदिर घुमाया गया, उसका उस समय फ़ायदा भी हुआ। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन थी, मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ने इसको त्याग दिया पिछले साल भर से। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदुओं मंदिर नहीं जाते हैं या वो नहीं करते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान कथित रूप से खोली है वर्सेस नफरत की दुकान, तो वो मतलब भाईचारा होना चाहिए, समाज में नफरत नहीं होना चाहिए, ये भी उनका जो विचार है ये थोड़ा शार्प हुआ है। क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव दिया, भले उसको लोग राजनीतिक रूप से या चुनाव में लोग स्वीकारेंगे या नहीं, लेकिन अलग बात है। लेकिन अब तक बीजेपी का जो हिंदुत्व था या एक जो मेजोरिटेन जो पॉलिटिक्स कही जाती है, उसको कोई चुनौती देने के लिए कोई आदमी नहीं था, वो उनकी नकल कर रहे थे। केजरीवाल हो या ममता बनर्जी भी चंडी पाठ कर रही थी, केजरीवाल भी हनुमान जी की जय लगा रहे थे, तो हर आदमी मोदी जी की पॉलिटिक्स कर रहा था। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मुझे लगता है कि ये जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, या मान लीजिए मोहब्बत की दुकान है जिस पर बीजेपी भी अटैक कर रही है,
तो मुझे लगता है कि कम से कम ये दो चीज़ें बड़ी साफ हो गई कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है कि भाई वेलफेयर करेंगे वो, जिसको आप रेवड़ी कह सकते हैं, और दूसरा ये है कि समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये बड़ा चेंज आया है इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ। राशिद सर, ये जो सर ने एलोबरेट किया है इसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये कि उन्होंने अल्टरनेटिव तैयार कर लिया। अब वो बीजेपी की पिच पर जाकर नहीं खेलेंगे, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उस तरह से नहीं जाएंगे जिस तरीके से बीजेपी पहले से ही सक्सेस पा चुकी है। मिलिंद जी ने बहुत अच्छी तरीके से दोनों बातों का एक तरीके का खुलासा किया, एक उसके बारे में बताया, और मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि राहुल गांधी की ये जो उनके मन में जो दुविधाएं थी और जो उनको बार बार उनको फोर्स किया जाता था कि आप ऐसा करिए, उसमें वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करते थे। अर्थव्यवस्था की बात और इकोनॉमी का, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत वो सब्जेक्ट पढ़ा है और मैंने अपनी किताब में भी उसका जिक्र किया है कि कैसे अमर्त्य सेन ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा मतलब जो है वामपंथी या वामपंथी झुकाव बहुत ज्यादा है, और उनको जो कैम्ब्रिज में जब वो थे तो बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगता था कि जो ये मार्क्सिस्ट मॉडल जो है उसको ही फॉलो करना चाहिए और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज हमारे देश में दिक्कत ये है कि यहाँ हमारे यहाँ एक बड़ा मजबूत एक मिडिल क्लास है, और जो उसको हम कह सकते हैं 50 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग मिडिल क्लास में और उसके लाभार्थी हैं, और उनको ये लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट ये आइडियोलॉजी उनको ना पसंद है ना उनको समझ में आती है। तो राहुल गांधी इस कॉन्ट्रडिक्शन से जूझ रहे थे, और अब उन्होंने मुझे लगता है कि उसको भी अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर दिया है, और वो अब ये जो वेलफेयरिज्म वगैरह को वो कोई बुरी बात नहीं मानते हैं, उसको कोई गलत बात नहीं समझते हैं, और वो लोगों को उस तरीके के उस मॉडल पे काम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को भी कांग्रेस मान रही है, जो खुद प्रवीण चक्रवर्ती ने हिंदू में, जो प्रवीण चक्रवर्ती उनके बड़े सहयोगी हैं, हिंदू में एक आर्टिकल में लिख के उसकी बुराई करी। देखिए बात ये, इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने भी वाम दल या वामपंथी सोच का इस्तेमाल किया वक्त पर राजनीतिक रूप से, लेकिन वो कभी उससे प्रभावित नहीं थे। नेहरू की अपनी सोच थी, इंदिरा जी की अपनी सोच थी। समस्या राहुल गांधी की है कि उनकी अपनी मौलिक सोच नहीं है। वो उन्हें लगता है कि ये वामपंथी सोच या समाजवादी सोच जो है वो ही सब एक ही रास्ता है, बहुत अच्छा है। और उसमें मैं जरूर उससे जिक्र करना चाहूंगा योगेंद्र यादव जी का। इस समय से मतलब भारत जोड़ो यात्रा से पहले, भारत जोड़ो यात्रा के समय और अभी भी योगेंद्र जी का बहुत ज्यादा असर है राहुल गांधी पे। तो योगेंद्र जी की जो सोच है या जो वो दवा या मरहम बताते हैं या रास्ता बताते हैं, राहुल गांधी उसको मानते हैं। अब बात जो होती है, इस तरह के लोग जो होते हैं उनको वो स्टेक होल्डर नहीं होते, उन्हें चुनाव जीतना नहीं होता। देखिए चुनाव की स्टेप बड़ी अलग होती है, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, बहुत से लोग, अरविंद केजरीवाल ने किया, वो एक कामयाबी की कुंजी होती है। उसमें आप 1 2 3 4 5 स्टेप लेने होते हैं, और वो स्टेप राहुल गांधी नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा मिसफिट रहते हैं इन चीजों में। इसी तरीके से जो हिंदुत्व की या कौन हिंदू है, ये तमाम बहस में कांग्रेस देखिए ट्रेडिशनली तमाम बहस से दूर रहती थी। उसे लगता था कि ये ट्रैप है, इसमें फंसेंगे। और जब लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, जब एमवीए अलायंस महाराष्ट्र में बना तो उन्होंने शिवसेना के साथ, तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें मेरा समर्थन नहीं, कांग्रेस पार्टी करना चाहे। अरे आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के कर्ता धर्ता है, कौन मानेगा कि आप नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे के साथ समर्थन हो। तो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो राहुल गांधी में अभी भी है। मुझे लगता है ये उनके अभी काफी सारे चैलेंजेस है, क्योंकि जब चुनाव होंगे, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, और जिसका मिलिंद जी इशारा कर रहे थे, चुनावी हिंदू, उस भूमिका में कमलनाथ पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो एक बयान में ये भी कहा कि 82% लोग अगर बहुसंख्यक हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। इस तरह की बातें करी जो कांग्रेस बहुत असहज महसूस कर रही है। तो विचारधारा की बात में राहुल गांधी को अभी और ज्यादा क्लैरिटी लानी है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा, इंदिरा गांधी ने इस चीज का बड़ा बखूबी से इस्तेमाल किया। वो बहुसंख्यकवाद पे भरोसा करती थी, किया भी, लेकिन साथ साथ ये भी कहती थी कि अल्पसंख्यकों का कोई बाल बाका ना हो। तो वो एक रास्ता जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन उसको एक फॉर्मुलेट किया जा सकता है। मैं एक विरोधाभास को लेकर आना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना या एक नई अल्टरनेटिव व्यवस्था देना और उसमें वोटिंग पैटर्न में बदलाव करना, ये क्या फर्क लाता है। साल 2018 का हम एक डाटा देते हैं, जिसमें कर्नाटक में जो चुनाव हुए उसमें जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें राहुल गांधी ने 23 रैलियां करी, 43 रोड शो किए, मीटिंग्स जो करी थी अच्छी खासी, मतलब 134 मीटिंग करी थी, और 30 जिलों में ऐसा प्रचार किया था कि 150 से ज्यादा सीटों पर उसका प्रभाव रहे। अब आते हैं 2023 पर। राहुल गांधी ने यहाँ 18 रैलियां करी, मैंने पहले से मुकाबले कम करी, रोड शो सिर्फ 2 करे, पहले 43 करे थे, अब 2 करे, और
अब मीटिंग्स इस तरह से नहीं करी, क्योंकि जो एक्स फैक्टर था वो भारत जोड़ो यात्रा पहले कर चुके थे, 21 दिन की एक बड़ी यात्रा जो है वो निकल चुकी थी और 500 किलोमीटर कवर कर चुके थे। अब जब बात करते हैं तो कई राजनीतिक विश्लेषक इसी बात को कहते हैं कि जो लोकल लीडरशिप है उसने कर्नाटक चुनाव जिताया, और कई बार ये कहा जाता है कि साहब की जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप है वही उसकी जो है एसेट है, और जो लाइबिलिटी है वो दरअसल जो है वो उनके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आता है, और खासतौर पर वो राहुल गांधी को बताते हैं। आपका क्या मानना है इस बात को लेकर कि क्या इस तरीके से है कि लोकल लीडरशिप जहां स्ट्रांग होती है कांग्रेस की, वो नहीं चाहती कि राहुल गांधी फिर उस चुनाव में एंटर करें, या उस तरह से एंटर करें जिस तरीके से उन्होंने उस नैरेटिव को गढ़ा है? जी देखिए, अब वही मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी थोड़े से सावधान और सतर्क हो गए, वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाते। देखिए, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को बहुत समय लगा कि इसलिए कि उनको लगता था कि कोई बात नहीं, हम मतलब कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम अध्यक्ष हों तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो जाती है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नरेंद्र मोदी ये जितने भी उनके विपक्षी हैं इस चीज को बहुत टारगेट कर रहे थे। और वो भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण हुआ कि जब से अक्टूबर 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने विधिवत रूप से, तो राहुल गांधी को उस तरह के हमले जो है वो कम हो गए। सोनिया गांधी तो राजनीतिक रूप से एक तरीके से किनारा कश हो गई है, और राहुल गांधी को हर चीज का लाभ ही लाभ मिल रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। अभी देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस के जो वहाँ फंक्शन था लाल किले पे, तो वो मल्लिकार्जुन वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष होती और वहां नहीं जाते तो इनकी बहुत ज्यादा भद पिड़ती। तो इस तरीके से राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि वो अपने आप को 24 में, बहुत से लोगों का आकलन है, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते कि वो मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव हो, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे जो है पूरा विपक्ष जो है वो कमजोर होगा और हार जाएंगे। दूसरी बात, जो जितने भी नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी लोग हैं, वो कोई भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो कांग्रेस को दो चीजें राहुल गांधी के स्तर पे मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक सॉर्ट आउट कर ली कि 24 में वो चेहरा नहीं होंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी को ये भी समझ में आ गया है कि जो देश का जो सामाजिक और ये जो योगेंद्र यादव जी की लाइन है कि देश में देखिए जितने भी जो वंचित वर्ग है, जो वाम दल है, समाजवादी है, कांग्रेस को कमजोर करने में 1960 के दशक में इन्हीं लोगों का रोल हुआ था। जो कांग्रेस सत्ता में था, धीरे से सत्ता में केंद्र और राज्यों में खिसका, वो समाजवादी और वाम दलों की वजह से ही खिसका। तो वो आपके पास वापस आ रहे, उनके साथ आप एक जोड़ मिला करके एक करें तो पहली बार 14 और 19 के मुकाबले में 24 में पहली बार एक प्री पोल अलायंस होगा। और मुझे लगता है इसीलिए राहुल जो है नरेंद्र मोदी जी भी थोड़ा सा परेशान है। 38 पार्टियों का उन्होंने गठजोड़ किया और बहुत तीखे हमले भी राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष पे जो इंडिया अलायंस है उस पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लग रहा है कि अर्थमेटिक जो है वो ठीक है। अगर भाजपा का मतलब क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है, 200 सवा 200 सीटें आ जाती है, तो राहुल गांधी उससे संतुष्ट होंगे। उन्हें लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव सरकार, ये कमजोर सरकार बने, चाहे वो भाजपा की सरकार हो। इस तरह का पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके वो अब आगे चल रहे हैं। 2019 में जिस तरीके से एक इशू, राफेल का जो इशू था, वो राहुल गांधी ने इस तरीके से रखा कि वो चिपक गया, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। लेकिन अभी अगर हम देख रहे हैं, खासकर मैं 1 साल में बात करूंगा, और अगर हम संसद की बात करें तो जैसे बजट सेशन में अडानी वाले इशू पर ही उन्होंने लगातार बैटिंग करी, और इस बार जो है मणिपुर वाले इशू पर। तो इशू चेंज करें, उनको समझ में आ रहा है कि इंडिया वाले जो अलायंस में सब, मतलब जो कुछ खुद से कहें वो सब कुछ एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, सब अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, इसलिए इश्यूज को चेंज करते रहें और नए नैरेटिव पर सवार हुआ जाए, जिसमें महंगाई भी आ जाए, जिसमें बेरोजगारी की बात भी आ जाए, जिसमें कुछ अगर कथित घोटाला है उसकी बात भी आ जाए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आइडियलिस्टिक उनकी जो पर्सनालिटी की राशिद ने बात की, तो बात एक तो ये है ना कि आप अगर एक चीज़ पे चिपक गए कि आपको लगता नहीं सबसे बड़ी समस्या अडानी है या राफेल ही है, तो वो आप उसी पे भिड़े हुए हैं। आप ये नहीं देख रहे कि लोगों के बीच में इसका रिस्पॉन्स कैसा है। आपने कह दिया चौकीदार चोर है, आपको लगा कि भाई ये नारा एक मतलब अच्छा नारा है, हम दे देते हैं, लेकिन ये उल्टा ही पड़ गया आपको। तो जहाँ तक बात अब ये है कि अभी भी मुझे लगता है कि उसमें वैरायटी नहीं है, मतलब वैरायटी मतलब जो विषय उठा रहे हैं, जैसे अडानी का मुद्दा उन्होंने इस बार उठाया, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अडानी को लेकर शरद पवार कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। उन्होंने बल्कि मतदान की भी जब बारी आई थी हाउस में या वॉकआउट की बारी आई थी, तो मतलब अडानी के संबंध उनसे ठीक है। कांग्रेस के ही कई मुख्यमंत्री जिनके राज्यों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी,
ममता बनर्जी के साथ भी उनके संबंध ठीक ठाक बताए जाते हैं। तो कुल मिला के ना ये जो जो अगर आपको अपने कुनबा को बनाना है तो आप एक चीज़ पे नहीं अटक सकते। और दूसरी बात ये जो राशिद ने कही कि भाई जो मिडिल क्लास छूट गया है, तो आप अडानी पर अटैक करके आपको लग रहा है कि मिडिल क्लास आपके साथ आ जाएगा, तो वो बल्कि और वो भाग जाएगा। क्योंकि ये अंबानी अडानी इससे एक और चीज़ है, भले ही मैं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन बार बार जब आप कैपिटलिज्म पर हमला करते हैं, कॉर्पोरेट पर हमला करते हैं, तो जो युवा है, जो एस्पिरेशंस जिनके हैं लोगों के, उनको आप दूर कर देते हो। तो सिर्फ मतलब गरीब की बात करना है तो ठीक है आपने, लेकिन आप जो दूसरी तरफ हमला कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि आप चाहते ही नहीं हो कि भाई देश की तरक्की हो, कॉर्पोरेट्स आए, कंपनियां लगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मणिपुर का मुद्दा तो उन्होंने जो उठाया वो ठीक किया, क्योंकि उसकी वजह से उसको जितना महत्व मिलना चाहिए था वो मिल पाया। अदरवाइज तो देश का ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा था। मतलब चाहे वो खुद वहाँ जब गए, दौरा किया, या पार्लियामेंट में भी बोला, ये चीज़ें मुझे लगती है कि ये दोनों चीज़ें बेहतर रही उनके लिहाज से। लेकिन राशिद, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जो मणिपुर को लेकर उन्होंने भाषण दिया, और मुझे ये किसी कांग्रेस के ही नेता ने कहा कि जब जब वो अनस्क्रिप्टेड हो जाते हैं, मतलब जब चीज़ें कंट्रोल में है, रिकॉर्डिंग है, लाइव है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो ये जो अनस्क्रिप्टेड वर्सेस स्क्रिप्टेड राहुल गांधी, ये क्या मतलब ये मेकओवर का हिस्सा है कि नहीं, इनको जहाँ भी बोलेंगे इनको पहले तैयार किया जाए फिर बोल रही है? क्योंकि जब पार्लियामेंट में बोला तो ऐसा लगा कि वो बिना तैयारी के या बिना किसी पॉइंट के, या जब वो लंदन में भी जब गए थे और तमाम लोगों से उन्होंने बात की थी, तब भी वो बिना मतलब किसी स्क्रिप्ट के बोल पड़े थे। और उसमें भी कुछ मतलब मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत कहा, सही कहा, लेकिन जो भी बातें कही वो फिर वो कंट्रोवर्सी बन गई। वही बात जब पार्लियामेंट में बोला उन्होंने, तब ये बन गई। तो मुझे किसी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चूंकि मीडिया से उनकी कोई बातचीत नहीं थी, बिना रिकॉर्डिंग के इंटरव्यू नहीं दिए जा रहे थे, तो क्या ये भी एक वजह है स्क्रिप्टेड राहुल गांधी वर्सेस अनस्क्रिप्टेड राहुल गांधी? बहुत बड़ी वजह है। देखिए, इनको एक बराक ओबामा की एक कंसल्टेंट थी, स्टेफनी कटर, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बराक ओबामा के कैंपेन में हिस्सा लिया था। वो राहुल गांधी से बाकायदा उनकी विधिवत मुलाकात भी थी, और उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि देखिए, एक तो पहली बात, आप पोलराइजिंग फैक्टर बनिए। देश की जो राजनीति, उनका भारत के बारे में जो भी उनकी समीक्षा थी, उन्होंने कहा आप यू डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो आप इस लोगों के मुद्दों के ऊपर एक फर्म स्टैंड ले। और यही बात अगर आप देखें तो जितने भी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, या और जो दूसरे नीतीश कुमार हो, वो सब अपना जो है पाला बदलते रहते हैं, मत बदलते रहते हैं, किसी उनमें कंसिस्टेंसी का अभाव है। तो राहुल गांधी ने एक चीज तो अपनी जो इमेज मेकओवर की, जिसका मिलिंद जी इशारा कर रहे हैं, वो की कि वो कुछ मुद्दों को लेके पकड़ के, और मुद्दों के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि देश में कभी भी जब भी राजनीतिक रूप से बदलाव आएगा या जनता चाहेगी, तो वो एक उनका नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, उसी का कोई, उसका कोई क्लोन, मतलब उसका कोई बी पार्ट नहीं चाहेंगे। वो एक उसका एक ऑल्टरनेटिव चाहेंगे। तो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अगर राहुल गांधी सक्षम होते हैं, तो चाहे वो 24 की बात हो या 29 की बात हो, कभी भी हो, उम्र उनके साथ है, वो एक उनका एक व्यक्तित्व जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो राहुल गांधी इस में बहुत ज्यादा। दूसरी बात, जैसे स्क्रिप्टेड की बात करी, बहुत सी चीजें स्क्रिप्टेड है। देखिए, अभी भी उनके ऊपर उस तरह का राजनीतिक रूप से अंकुश लगाना मुश्किल होता है। देखिए, उन्होंने भारत माता के बारे में एक बात कही लोकसभा में, जिसके बारे में हम सबका एक मत हो सकता है। उसका कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की, कुछ लोगों ने उसकी भर्त्सना की। बाहर आके 15 अगस्त को राहुल गांधी 2 पेज का एक पूरा भारत माता के बारे में एक पूरा बयान जारी करते हैं, जो अखबारों में, क्योंकि आज छुट्टी थी इसलिए ज्यादा छपा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में काफी चल रहा है। जो वही बात कहते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने की, कि भारत माता है क्या, क्या वो कोई क्या क्या चीज है, वो उसकी हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक बात उन्होंने कही है, लेकिन वो चीज जो पढ़े लिखे को या समझदार लोगों को वो चीज समझ में आ सकती है। नेहरू जी का कंक्लूजन था कि भारत माता जो हमारे यहाँ इतने 100 करोड़ लोग रहते हैं, वो एक सामूहिक रूप से उसका हिस्सा है। तो अगर एक किसी के साथ अन्याय होता है तो भारत माता के साथ अन्याय हो रहा है। तो राहुल गांधी वो रास्ता पकड़ के अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन वो विरोध नहीं करना, मतलब उस चीज का रेजिस्ट नहीं करना चाह रहे। तो ये चीजें उनकी स्क्रिप्टेड माहौल में आती है। अब ये जो उनका अक्खड़पन है, जो उनकी राजनीतिक रूप से जो उनकी जो समझदारी, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से वो गोला भाग ज्यादा नहीं करते हैं, और जो उनको सिखाया जा रहा है, जयराम रमेश, योगेंद्र यादव और तमाम लोग जो हैं उनके आसपास
जो एक तरीके के, जिनके मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो एक दूसरी बैकग्राउंड से आते हैं, वो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई कम्युनिकेशन का इंचार्ज है, कोई पब्लिकेशन के बारे में जानता है, कोई डेटा साइंस का है। तमाम लोग, उनको इनपुट इस समय बहुत मिल रहे हैं, 50 इनपुट मिल रहे हैं, और वो उस इनपुट्स का जो है सदुपयोग मुझे लगता है वो करने लगे। तो आगे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ऊपर दिया राजनीतिक मामले में। जो 24 की लड़ाई होगी उसमें वो चाहेंगे कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ये सब लोहा ले। कांग्रेस, जो नेहरू गांधी परिवार है, वो जो है वो उसमें सिर्फ सहयोग करेगा, ग्लू का काम करेगा, अपने आप को चेहरा बनाने से बच रहे हैं। उन्हें लगता है कि पहले मोदी जी को कमजोर करें, तब आगे की रणनीति देखेंगे। मैं साप्ताहिक सभा की निचोड़ पर आता हूं और आप दोनों से ही सवाल करूंगा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात कही थी कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। यानी कि वो बात कह रहे थे कि जिस तरीके से उनकी जो इमेज को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए गए, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, मैं लोगों के सामने आ गया, लोगों को यथार्थ पता चल गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री सीधे तौर पर राहुल गांधी की इमेज पर बराबर डेंट करते हैं, बराबर अब भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। और इस बात को भी अगर हम दूर कर दें कि किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है किसकी कम है, इसको अगर साइड लाइन रखते हैं, लेकिन पीएम फेस के रूप में अगर देखें तो वर्सेस में जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो सीधे तौर पर राहुल गांधी से ही लड़ाई सीधे लड़ी जाए, ना कि इंडिया अलायंस से। ये देखिए, राहुल गांधी की अभी भी बहुत ये कमी जरूर है, जिस तरीके का, मतलब नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता है, उनका कोई टक्कर इस समय मुझे देश में नजर नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं वो थोड़ी सी आधी अधूरी, मतलब जमा जमा के वो बात कहें, और उस बात को, जैसे और भी हमारे देश में लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी है, अपनी बात कहने में उन्हें बड़ा उन्हें उनका फन आता है। उन्होंने, देखिए, जब उनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने दिल्ली असेंबली में कुछ ऐसी बातें कहती कि जो वो बाहर नहीं कह सकते थे। तो ये तमाम चीजें राहुल गांधी को अभी भी बहुत कुछ सीखना है। एक जो उनके फेवर में एक बात जाती है, उसका जरूर उल्लेख करना चाहिए। जैसे सी वोटर ने जो आज तक इंडिया टुडे में भी दिखाया कि मूड ऑफ द नेशन में अब राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी रेटिंग इस समय 27% है, नरेंद्र मोदी जी की 47% है। मुझे नहीं याद है कि पहले जितने भी मामले हुए विपक्ष का कोई नेता को 27% रहा हो। अटल बिहारी वाजपेयी की भी 40%, 37%, 38% लोकप्रियता रहती थी, लेकिन उस समय सोनिया गांधी की 27% मुझे नहीं स्मरण है कि थी। तो ये एक राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी के बारे में मैं बस अंतिम बात यही कहूंगा, जो गांधी जी ने एक बार कहा था कि कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। 13 बार हो सकता है लॉन्च रिलॉन्च, वो उनका मखौल उड़ाए, लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने लिए देश की राजनीति में एक स्थिति बना ली है। जो चर्चिल कहते थे कि you can ignore me, you can criticize me, you can abuse me, but you cannot ignore me। अब राहुल गांधी को देश की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी फैक्टर रहेगा, चाहे वो 24 हो या 29 हो। जैसे राशिद ने बात कही कि राहुल गांधी भी ये नहीं चाहेंगे कि सीधा मुकाबला हो, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया गया है, या इंडिया अलायंस में भी वो चेहरा नहीं बनना चाहते, संयोजक नहीं बनना चाहते, मतलब रिलेंट वो दिखाना चाहते कि मुझे नहीं बनना है या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो कि 2019 में वो सीधा मुकाबला किया गया था। तो बीजेपी चाहेगी कि ये मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो, ये बीजेपी को अभी भी शूट करता है। और कल भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या कहा कि भाई परिवारवाद, तो बार बार बीजेपी का जो प्लैंक है वो है परिवारवाद, तुष्टीकरण और करप्शन। तुष्टीकरण भी मतलब एक तरह से माइनॉरिटीज उन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई ये सारे जो है मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, तो जो बीजेपी का अटैक है वो परिवारवाद पर कायम रहेगा। तो राहुल गांधी अगर चेहरा बनते हैं तो वापस वो परिवार वाली बात जो है वो उभर के आ जाएगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी को भी इसका अंदाज़ा है, तो इससे वो बचना चाहते हैं। पर ये बात तो पक्की है कि भाई राहुल गांधी एक फैक्टर बन गए हैं, अब उनको इग्नोर नहीं कर सकते। पहले इनका मजाक उड़ता था, उनका उपहास होता था, लेकिन अब जो है गंभीरता से उनको मुकाबला करना पड़ रहा है। बीजेपी हर बार उनको जवाब देती है, अभी वो एक तरह से उल्टा हो गया, वो कुछ कहते हैं बीजेपी जवाब देती है। आज से 5 साल पहले ये होता था कि बीजेपी कहती थी फिर राहुल गांधी बोलते थे, अभी उल्टा हो रहा है। अभी ज़्यादातर मामलों में राहुल गांधी पहले बोलते हैं और फिर उस पर सरकार रिएक्ट करती है। तो ये मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे को छोड़ दीजिए, लेकिन ये परिवर्तन तो ज़रूर आया है जी। तो ये परिवर्तन ज़रूर आया है कि रिएक्शन जो है वो बढ़ गया है, और राहुल गांधी ने अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो उसको भी इंक्रीज किया है। हालांकि ये देखना होगा कि 9 महीने में ये एक्सेप्टेबिलिटी और कितनी एम्पलीफाई होती है, क्योंकि 4 राज्यों में, खैर 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 4 राज्यों में ऐसा है कि जहां पर सीधी टक्कर, या कहें कि कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है।
तो इन राज्यों में भी चैलेंज होता है, कहता है सत्ता का सेमीफाइनल है, सत्ता का सेमीफाइनल कैसे जीतेंगे या उसमें क्या स्थिति रहेगी, वो उस पर चर्चा करेंगे। और 2024 तक क्या कुछ बनता बिगड़ता रहेगा उस पर लगातार साप्ताहिक सभा की नजर रहेगी। आज आप सभी जुड़े और राशिद सर आप जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया और आप आगे भी जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास है।